जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के मध्यकालीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी मुगल काल से रिलेटेड विविध तथ्य को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सिख संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। दोस्तों, अब जो है मध्यकालीन भारत में मात्र दो ही टॉपिक शेष रह गया है। उसके बाद हमारा मैंने जो घटना चक्र के मध्यकालीन भारत की सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों, वो समाप्त हो जाएगी। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर वे सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि विलियम हॉकिंस जो है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था 1608 ईस्वी में, और जहांगीर ने इसे जो है दोस्तों इंग्लिश खाकी उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, इंग्लिश खाकी उपाधि से किसे सम्मानित किया था जहांगीर ने, तो विलियम हॉकिंस को। साथ ही साथ विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का, याद रखेंगे दोस्तों, विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब भी जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है दोस्तों, अकबर के समय में दिया गया है कि सर टॉमस रो आया था। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। विलियम हॉकिंस और जो सर टॉमस रो थे दोस्तों, वे दोनों के दोनों जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। तो आपसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। फिर शाहजहां के शासनकाल में ट्रेविनियर आया था, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और ट्रेविनियर के बारे में याद रखना है दोस्तों, यह क्या था, तो यह जौहरी था दोस्तों, याद रखेंगे। और मनुची जो था दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में आया था। तो और ये मनुची क्या था दोस्तों, तो यह एक तोपची था, यानी कुशल तोपची था दोस्तों मनुची। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिया गया, तो सर टॉमस जो रो है दोस्तों 1615 से 1619 ईस्वी में जहांगीर काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था, याद रखना है। से सभी विकल्प जो हैं दोस्तों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीपीएससी अगर देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन था दोस्तों, तो याद रखना है जया बैप्टिस्टस ट्रेविनियर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी ट्रेविनियर। क्योंकि यह पेशे से क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया है यह पेशे से जौहरी था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों। तो जो ट्रेविनियर था दोस्तों 1605 से 1689 ईस्वी तक इसका कार्यकाल दिया गया है। 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह क्या था दोस्तों, तो जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, याद रखेंगे दोस्तों। पूर्व दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की थी, जिनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी। ट्रेविनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात तथा मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह किसका कथन है दोस्तों, तो अकबर के समय का कौन सा है दोस्तों यात्री, तो विलियम फिंच है दोस्तों। तो यह कथन उसी का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ फोर्ट पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने क्या किया था दोस्तों, तो काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
तो याद रखना है दोस्तों, विलियम हॉकिंग जहांगीर के शासनकाल में आया था भारत 1608 ईस्वी में और 1611 ईस्वी में गया था। सर टॉमस जोड़ो था दोस्तों 1615 ईस्वी में आया था और 1619 ईस्वी में चला गया था। ये भी जहांगीर के शासनकाल से रिलेटेड में आया था दोस्तों। मनुची है और राल्फविच है। तो राल्फविच जो है दोस्तों, राल्फविच अकबर के समय का है। तो अकबर के समय का अगर कार्यकाल देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1585 से 1586। और मनुची जो था दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल से रिलेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1653 से लेकर 1708। तो अगर हम बात करें दोस्तों सही आंसर का, तो सही आंसर हो जाएगा 2134। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2134, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, सॉरी 2143, सॉरी दोस्तों 2143। तो 2143 किस में हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ये बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, कुट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली है दोस्तों, मोहम्मद शाह है और जहांगीर है, ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली जो था पानीपत के तृतीय जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में, किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद शाह दिया गया है, बहादुर शाह द्वितीय दिया गया है दोस्तों। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो सबसे लास्ट में आएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आएंगे दोस्तों, तो जहांगीर के बाद आएंगे कौन, तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होगा, 3, उसके बाद आएंगे दोस्तों मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह और लास्ट में कौन आएंगे, तो बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें बहादुर शाह जफर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो जहांगीर का जो शासनकाल था दोस्तों 1605 ईस्वी से स्टार्ट होता है, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी तक। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है दोस्तों कब से कब तक था, तो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुई थी दोस्तों 1761 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखना है, 14 जनवरी 1761 में, अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे मैंने बताया था दोस्तों, इसे जफर भी कहा जाता है, का शासनकाल जो था 1837 से 1857 ईस्वी तक था दोस्तों। और मोहम्मद शाह से रिलेटेड आपको सवाल याद रखना है दोस्तों, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही पेशवा बाजीराव ने प्रथम ने दिल्ली पर क्या किया था दोस्तों, आक्रमण किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों, तो मोहम्मद शाह ही था, जिसे हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए हुए कुट से सही उत्तर ढूंढिए। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था दोस्तों, तो चंगेज खान ने। किसके समय, याद कीजिए, इल्तुतमिश के शासनकाल का से रिलेटेड है दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। फिर किसने किया था दोस्तों, तो तैमूर ने। कब, 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद नादिर शाह कब किया था दोस्तों, तो 1739 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली जो था दोस्तों कब किया था, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था दोस्तों उसमें सेनानायक था, यह सेनापति था, तो 1761। तो लास्ट में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2431, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो सी में है। तो उपरोक्त बाह्य आक्रमण का क्रम इस प्रकार है, चंगेज खा, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खा का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तैमूर का जो आक्रमण था दोस्तों 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था, VBI है। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। और अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों 1748 से 69 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बिल्कुल सही है दोस्तों। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाबर ने नहीं दोस्तों, बल्कि किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर वास्तविक लग जाए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है दोस्तों गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए दोस्तों तो वह कौन था, तो वह था इल्तुतमिश। या बोला जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह था इल्तुतमिश, ना कि बाबर। बाबर जो था दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक था।
तो ये गलत हो गया। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, तो उत्तराधिकार का युद्ध शाहजहां ने नहीं लड़ा था दोस्तों। दारा शिकोह और औरंगजेब ने जो है दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, तो 3 भी गलत हो गया। और चौथा है दोस्तों, जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध इसके उपयुक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अतः शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों कौन कौन से थे दोस्तों, तो शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, जहां जहांगीर जो था दोस्तों सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घटनाओं और ईस्वियों को सुमेलित करना है। तो याद रखना है, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब आक्रमण किया गया था, तो 1739 ईस्वी में किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई लड़ा गया था दोस्तों 1556 ईस्वी में, पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए का तो 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों याद रखना है कि 1739 ईस्वी में करनाल के क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हेमू एवं अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठे बुरी तरीके से पराजित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, तो इनका किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो यह हेमू के नाम से जाने जाते हैं। और यह जो है दोस्तों भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इनके बारे में बताया गया है, फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोडा का व्यापारी था दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था। आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया था। तो याद रखना है दोस्तों, किसने वजीर बनाया था हेमू को, तो याद रखेंगे आदिल शाह ने। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है अंतिम जो विक्रमादित्य था दोस्तों, एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन था, तो वही था दोस्तों कौन सा, हेमू। हेमू जो था दोस्तों भारत का अंतिम विक्रमादित्य था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सुर किसके लिए प्रयुक्त था, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों, तो वह कौन था, तो पृथ्वीराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी पृथ्वीराज। तो BN लुनिया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के दौरान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारत का अंतिम सूर्य यानी द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में।
तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 में। पहला युद्ध हुआ था कब, तो याद रखना है 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। कौन किस क्रम के थे, तो याद रखेंगे आप लोग कि ये पृथ्वीराज तृतीय थे दोस्तों, जिन्हें हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। अकबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1605 ईस्वी में और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1707 ईस्वी में। अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3142। 3142 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर है दोस्तों सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलान करना है। हल्दी घाटी का युद्ध दिया गया है, और तो हल्दी घाटी का युद्ध के समय कौन थे दोस्तों, तो अकबर थे। तो राइट आंसर ए का क्या हो जाएगा, बी। बिलग्राम के युद्ध के समय कौन था दोस्तों, 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, मैं देता चल रहा हूँ आपको, याद रखेंगे। तो बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। फिर है दोस्तों खुसरो का विद्रोह। तो खुसरो किसका पुत्र था दोस्तों, तो खुसरो पुत्र था दोस्तों जहांगीर का, तो ये हो जाएगा डी। और खानवा का युद्ध किसके किस पे बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच में, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर ने जो है दोस्तों राणा सांगा को पराजित कर दिया था। तो याद रखेंगे, सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया 3, और सी का हो गया दोस्तों 4 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1556, ठीक है। तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 1556 ईस्वी में बोला गया दोस्तों। और 1600 में है, तो 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले देख लेते हैं। फिर है 1680, 1739। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया था दोस्तों। फिर है 1556, तो 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है, और 14 वर्ष की उम्र में जो है दोस्तों, यानी यह बैठता है गद्दी पर। तो 1556 ईस्वी में देखा जाए तो अकबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राज्य आरोहण हो जाएगा। और 1680 में, तो 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत होता है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो 1500 का हो गया दोस्तों क्या, तो 5, बी का हो गया दोस्तों 4, सी का क्या हो गया दोस्तों, तो सी का हो गया 3 और डी का हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5432। 5432 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ दिया भी गया है दोस्तों कि भारत पर नादिर शाह का जो आक्रमण है 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत जो हुआ था दोस्तों 1680 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, और अकबर का जो राज आरोहण हुआ था यानी राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था, याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1576 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए हुए कुट से चुनिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में। और असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, अकबर के शासनकाल से रिलेटेड है, 1601 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा दोस्तों 3, और सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2341। 2341 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, सदा शिवराव भाव। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखेंगे। जबकि वास्तविक सेनापति कौन था दोस्तों, ये नाम मात्र का सेनापति कौन था, तो याद रखना है दोस्तों, उसका भी नाम पूछता है विश्वास राव
भाव। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिस पे विश्वास किया गया वही धोखा दे दिया। ये जो था दोस्तों नाम मात्र का सेनापति था, जबकि वास्तविक सेनापति कौन था इसमें, तो सदाशिव राव भाव था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर मराठों को इस युद्ध में हार हुई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हुए थे दोस्तों, पराजित हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गढ़ी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, याद रखेंगे। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया था और असीरगढ़ पर क्या हो गया था दोस्तों, मुगलों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ी सुमेलित है दोस्तों, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और इसमें जो हुआ था दोस्तों क्या हुआ था, तो इसमें जो है अकबर विजयी हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा। और चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों कब, तो 1539 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। खानवा का युद्ध, खजवा का युद्ध लिखा गया है, खेड़ा का युद्ध है, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये दोनों अभी फिलहाल याद रखेंगे दोस्तों कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, तो बाबर और हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध जो है दोस्तों 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। कन्नौज या बिलीग्राम का जो युद्ध है दोस्तों 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और तारा बाई के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखेंगे दोस्तों। खजवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1559 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शाह शुजा और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो खजवा का युद्ध। अतः इसका अभीष्ट उत्तर जो होगा दोस्तों विकल्प सी होगा, अन्य विकल्प सही सुमेलित है। प्रश्नानुसार मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध का तात्पर्य मुगल और मराठों के मध्य युद्ध से न होकर समय से है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध है दोस्तों, ठीक है, फिर है खानवा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध, कब हुआ था, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर कब हुआ था, तो याद रखना एक ट्रिक है, पानी पी, खाना खा, चंदा दे, घर जा। तो याद रखना है पानीपत का युद्ध हुआ था कब, तो 1526 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों आपको। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। चंदावड़ का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध हुआ था, घर से हो गया दोस्तों घाघरा, ये कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। तो याद रखेंगे घाघरा का युद्ध अगर पूछा जाए कि कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1529 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, शायद 1656 ईस्वी के आसपास का समय होगा। तो राइट आंसर कालानुक्रम सजाने के लिए आपको कहा गया था, तो सबसे पहले होगा खानवा, उसके बाद होगा घाघरा, उसके बाद होगा चौसा, और सबसे लास्ट में होगा दोस्तों क्या, सामूगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखना है दोस्तों कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1539 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था दोस्तों, कौन सा, तो घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, तो चौसा का गलत मैंने बता दिया दोस्तों। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो बिलीग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, कन्नौज या बिलीग्राम का। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी में। शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकों क्या हुआ था दोस्तों, इसमें पराजित हुआ था। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध है, तो 1540 ईस्वी में, याद रखना है, हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों। फिर तालीकोटा का युद्ध है, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध।
फिर चौसा का युद्ध है तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध है दोस्तों, तो ये देखना पड़ेगा चंदेरी का कितना में होता है। तो अभी तो फिलहाल का सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या, तालीकोटा तो लास्ट में आएगा। चौसा 1540 ईस्वी में है, फिर कन्नौज 1540 ईस्वी में है, और चौसा, तो यानी चौसा पहले और कन्नौज, और सबसे पहले होगा दोस्तों चंदेरी। चंदेरी का युद्ध सबसे पहले हुआ था, शायद 1532 ईस्वी में चंदेरी हुआ था। तो 1532 ईस्वी में चंदेरी हुआ था, यानी सबसे पहले हुआ था दोस्तों चंदेरी का, उसके बाद हुआ था चौसा का, उसके बाद हुआ था कन्नौज का, और थर्ड में हुआ था दोस्तों तालीकोटा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो एक बार मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हुआ था दोस्तों चंदेरी, उसके बाद हुआ था चौसा, उसके बाद कन्नौज, और लास्ट में हुआ था दोस्तों 1665 ईस्वी में तालीकोटा, जिसे हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो 2-1 है किसी में, 2-1 तो किसी में नहीं है, 1-2 है, और चंदेरी का युद्ध है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो चंदेरी है और उसके बाद चौसा है, सॉरी 2-4 सही से सब मैंने लिखा तो सही था दोस्तों, चौसा के चंदेरी 2-4 होगा दोस्तों, तो 2-4-1-3 राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा चंदेरी, उसके बाद चौसा, कन्नौज और तालीकोटा। दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था कब, 1528 ईस्वी में, याद रखना मैंने 1532 बताया था जो कि गलत था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, और तालीकोटा का युद्ध मैंने 1665 बता दिया था दोस्तों, सॉरी। इसका युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। इसे राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बाबर खानवा के युद्ध से रिलेटेड है, सही है। हुमायूं जो है दोस्तों चौसा के युद्ध से रिलेटेड है, 1539 ईस्वी में हुआ था। अकबर जो है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। जहांगीर जो है दोस्तों बल्ख के युद्ध से संबंधित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बल्ख का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1646 से 1647 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। अन्य तीनों युग्म जो है दोस्तों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अता अली खां किसका नाम है, इंपॉर्टेंट है। अता अली खां किसका नाम है दोस्तों, तो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे का किन्हें कहा गया, तो तानसेन का मूल नाम है दोस्तों रामतनु पांडे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। अता अली खां रामतनु पांडे यानी तानसेन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम क्या रख दिया गया था दोस्तों, तो अता अली रख दिया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एकता, फिर है जागीर, अमरम और मुकासा। तो एकता क्या था दोस्तों, फिर जागीर, मराठे और मुगल। तो एकता व्यवस्था तो जो थे दोस्तों वो दिल्ली के सुल्तान से रिलेटेड है। तो ए का तो सेकंड हो गया, लेकिन ए का सेकंड दो ऑप्शन में है। फिर बी का जागीर तो रिलेटेड है दोस्तों मुगल काल से। फिर अमरम जो है दोस्तों, और एक है मुकासा, तो शायद अमरम विजयनगर से होगा और मुकासा जो है मराठे से होगा, देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ए और बी में सेम ही ऑप्शन है। तो बी दिया गया है, सी का विजयनगर, यानी सही लगाया था मैंने दोस्तों कि अमरम जो था विजयनगर से था और मुकासा किससे था, मराठा से था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दिल्ली सल्तनत काल में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के राज्य आरोहण के साथ ही सिंहासन की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर के नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेवा के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरम कहलाते थे। मराठा प्रशासन में चौथ की आय का 66% यानी 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों, तो मोकासा कहा जाता था। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था। VVI सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। तो बाबुल मक्का किसे कहा जाता था, तो याद रखना है सूरत को। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, तो कहाँ से लिया था दोस्तों, तो याद रखना है
फारसी परंपराओं पर आधारित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉरी पर तो था ही पारसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसी, यानी फारसी परंपरा थी दोस्तों नौरोज प्रथा, तो पारसियों से ग्रहण किया था मुगलों ने। तो नौरोज का जो त्यौहार है ईरान यानी फारस से लिया गया था, यह एक राष्ट्रीय त्यौहार है, यह 19 दिन तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था, इसे मनाने के लिए बहुत पहले ही यह व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूं ने इसे नौरोज ए जलाली की संज्ञा दी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो वह था दोस्तों लखनऊ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। तो मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस यानी परंपराओं तथा तहसीर यानी टीकाओं पर लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि से विभूषित किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कुट की सहायता से ढूंढे। अहिल्याबाई है, दुर्गावती है, पद्मिनी है और ताराबाई है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा दोस्तों, तो रानी पद्मिनी, बाजीराव सॉरी रानी पद्मिनी हो जाएगा इसका। फिर है दोस्तों उसके बाद हो जाएगा दुर्गावती, उसके बाद हो जाएगा ताराबाई और लास्ट में कौन हो जाएगा दोस्तों, अहिल्याबाई। इनकी जो तुलना है दोस्तों ताराबाई की किससे की गई है, पेशवा बाजीराव और शिवाजी से की गई है। तो याद रखना है ताराबाई काफ़ी पावरफुल महिला थी दोस्तों, शासिका थी, याद रखना है आपको। और इनकी जो तुलना है दोस्तों शिवाजी और पेशवा बाजीराव प्रथम से की गई है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासन काल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रुओं से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की क्या थी दोस्तों, पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली थी दोस्तों। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। याद रखना है दोस्तों होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, खुलदाबाद है, फतेहपुर सिकरी है। तो फतेहपुर सिकरी में जो है दोस्तों एतमादुद्दौला का जो है नहीं, एतमादुद्दौला का मकबरा फतेहपुर सिकरी में नहीं है। फिर है दोस्तों खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। फिर कहाँ पर है, आगरा औरंगजेब का मकबरा। और दिल्ली में जो है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने का मकबरा है दोस्तों। तो अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, तो अकबर ने दिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अकबर औरंगजेब का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है दोस्तों। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है, याद रखेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है दोस्तों आगरा में है, याद रखेंगे। तथा औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। इस प्रकार विकल्प जो है दोस्तों डी सही है। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो आप गए होंगे फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा देखने, तो आपको मालूम चला होगा कि इसमें जो है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ना तो एक ना तो दो, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, न कि संगमरमर का, जिसे सफ़ेद संगमरमर से क्या किया गया है दोस्तों, सजाया गया है इसको। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572 से 73 ईस्वी में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ था। याद रखेंगे सफ़ेद जो संगमरमर का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों वो सलीम चिश्ती के खानकाह में नहीं हुआ था, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था।
याद रखना है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफ उद्दौला ने कराया था। याद रखना है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा, अगर आप गए होंगे दोस्तों लखनऊ में तो आपको मालूम होगा कि बड़ा इमामबाड़ा है दोस्तों, और उसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? आसफ उद्दौला ने। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा, जो इमामबाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, के निर्माण में चूना प्लास्टर, याद रखना है, प्लास्टर ढलाई यानी मोल्डिंग के स्थान पर लखोरी ईंटों का क्या किया गया है दोस्तों? प्रयोग किया गया। इस प्रकार न तो एक न तो दो कोई सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में, सही है। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों दिल्ली में, सही है। जहांगीर का जो महल है बुरहानपुर में है। एक मिनट और देखा जाए, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, और बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में। ये तो सभी के सभी सही है, लेकिन इसमें जो बुरहानपुर दिया गया है दोस्तों जहांगीर का महल, ये जो है यही एक गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों जहांगीर महल जो है दोस्तों आगरा के किले, जहांगीरी जो महल है दोस्तों आगरा के किले में स्थित है। याद रखना है, इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। शेष सभी विकल्प जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्मारकों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। रबिया दौड़ानी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब की बीवी थी दोस्तों ये। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अटाला जो मस्जिद है दोस्तों जौनपुर में है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो याद रखेंगे सबसे पहले अटाला हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद किसका हुआ दोस्तों? तो उसके बाद हुआ है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरे का निर्माण सासाराम में, जो कि बिहार में स्थित है। उसके बाद हुआ है हुमायूं के मकबरे का निर्माण, जो कि दिल्ली में। और सबसे लास्ट में हुआ है दोस्तों किसका? तो रबिया दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सड़की द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी कार्यकाल कब से कब तक है दोस्तों? तो 1540 से 1545 ईस्वी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ कौन थी दोस्तों? तो हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 1661 ईस्वी के मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही कालानुक्रम विकल्प बी हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बाबर है दोस्तों, तो बाबर ने किसका निर्माण कराया था दोस्तों? तो संभलपुर में। हुमायूं है, तो हुमायूं ने किसका कराया था? तो याद रखेंगे दिन पे नहर। फिर अकबर ने किसका निर्माण कराया था दोस्तों? तो जहांगीरी महल का। फिर जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण कराया था। और लास्ट बच गया दोस्तों बाबर, तो बाबर ने कराया था दोस्तों जामा मस्जिद, जो कि संभल में स्थित है दोस्तों, उसका निर्माण। तो सभी के सभी बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार जो बनकर तैयार हुआ था दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में। गोल गुंबज है दोस्तों, तो गोल गुंबज संबंधित थे मोहम्मद आदिल शाह से। बुलंद दरवाजा अकबर से। मोती मस्जिद किससे संबंधित है दोस्तों? औरंगजेब से। याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली में लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, ये सवाल पूछा जाता है, वो किसके द्वारा कराया गया? तो औरंगजेब के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें? तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है दोस्तों? एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन कौन सा है? तो डी है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध
कब हुआ था, तो याद रखना है 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों कन्नौज का युद्ध। फिर चौसा का युद्ध है 1539 ईस्वी में। खानवा की युद्ध 1527 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हो जाएगा खानवा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज और लास्ट में तालीकोटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4-2 एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। अलाई दरवाज़ा दिल्ली, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, सही है। फिर है तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसका निर्माण कराया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है दोस्तों, उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने। सभी के सभी जो यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 में मिलान किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है मुगल काल में मौलिम था, तो स्टार लगा हुआ है, देखते क्या रीजन है। तो भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम यानी नेविगेटर एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज के सही स्थिति में होने का पता चलता था। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी उत्तर के कुछ निकट है किंतु सटीक उत्तर नहीं है। मौलिम जहाज का कर्मचारी है, न कि एक जहाज। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो बंजारे, व्यापारी को बंजारा कहा जाता था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बंजारा शब्द एक उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी, बनिया। व्यापार करने वाले को बंजारा कहा गया। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दाम है, ताम्र की मुद्रा है यानी तांबा की मुद्रा है। देसाई है, राजस्व अधिकारी है। फिर है दोस्तों क्या, दीवान और प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब जो होता था दोस्तों क्या था, तो एक प्रकार का कर था, तो यही सही है। सही पूछा जा रहा था या गलत, एक मिनट मैं देख लेता हूं दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों, डिस्कस एक बार हो जाना चाहिए। दाम जो था दोस्तों क्या था, तो तांबे की मुद्रा थी। देसाई क्या था, तो राजस्व अधिकारी था दोस्तों। और क्या है, फिर है दोस्तों दीवान। तो दीवान कौन होते थे, तो प्रांतीय राजस्व का जो होता था दोस्तों प्रमुख, उसको क्या कहा जाता था, दीवान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीवान से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, याद रखेंगे। जबकि यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों जरीब एक प्रकार का कर नहीं था दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेठ शाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया यानी चांदी का होता था दोस्तों 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा समान प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सम्मिलित नहीं है। अब हम लोग दोस्तों सिख संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो आपको मालूम होगा दोस्तों लहना सिंह, जिसे हम लोग गुरु अंगद के नाम से जानते हैं दोस्तों। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था दोस्तों, तो गुरु अंगद ने। ठीक है दोस्तों, और इनकी जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो करतारपुर में हुआ था, याद रखेंगे। और ये एक वाद्य यंत्र बजाते थे, रबाब, याद रखना है दोस्तों। रबाब नामक वाद्य यंत्र ये बजाया करते थे और अपने मतों का प्रचार प्रसार किया करते थे। और इनका एक प्रिय शिष्य था दोस्तों, जिसका नाम था, जो इनके गाने बजाने में इनका सहयोग करता था, उसका नाम था दोस्तों मर्दाना, याद रखेंगे। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। तो कब इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में, वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, सॉरी।
ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को इन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे, याद रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1669 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान प्रांत में है दोस्तों, ननकाना शाही में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों करतारपुर में हुई थी, याद रखना है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों 1499 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पे? तो याद रखना है बई नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो कौन थे दोस्तों? गुरु अंगद का ही मूल नाम है दोस्तों लहना। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव से रिलेटेड एक और सवाल याद रखना है दोस्तों, संगत पंगत को किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? तो गुरु नानक देव ने स्टार्ट किया था। और इसको अस्थाई किसने कर दिया था दोस्तों संगत पंगत को? तो याद रखना है अस्थाई किया गया था दोस्तों गुरु अंगद के द्वारा। फिर गुरु रामदास से रिलेटेड याद रखना है दोस्तों, ये अकबर के परम मित्र थे। ये पॉइंट भी पूछता है कि अकबर के परम मित्र कौन थे? तो गुरु रामदास थे। और इन्हीं के अनुरोध पर अकबर ने पंजाब में 1 साल का कर क्या कर दिया था दोस्तों? माफ कर दिया था। सभी के सभी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी शब्द गुड़ामुखी से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरु रामदास ने जो है दोस्तों पंजाब में जो अमृतसर नगर आज आप देखते हैं उसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? गुरु रामदास को दिया जाता है। और ये अकबर के परम मित्र थे दोस्तों। तो चौथे गुरु थे। गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वे वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम क्या रख दिए दोस्तों? तो अमृतसर पड़ गया। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो कौन थे दोस्तों? रामदास थे। ये अकबर के परम मित्र भी थे, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीढ़ी। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और ये सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों? तो 5वें गुरु थे। और जहांगीर ने इनको क्या कर दिया था दोस्तों? तो फांसी दे दिया था। तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक संप्रदाय को 12 मन जियो यानी गद्दियों अथवा 12 भागों में बांटा था। याद रखना महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रत्येक भाग एक सिख के अधिकार में रखी गई थी। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी पीढ़ी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक है दोस्तों। गुरु हरगोविंद से संबंधित है दोस्तों। खालसा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो याद रखना दोस्तों कौन थे वो? तो वे थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। जहांगीर का पुत्र था दोस्तों खुसरो, इसी को संरक्षण दे दिया था गुरुजी अर्जुन देव ने। तो जहांगीर ने इनको क्या कर दी दोस्तों? तो फांसी दे दी। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गए। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदीगिरी में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें क्या हो गई दोस्तों? तो मृत्यु दंड दे दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु अर्जुन देव थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें
गुरु अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, याद रखना दोस्तों, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर तथा बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो 2 ही ऐसे हुए हैं दोस्तों। कौन? तत्कालीन शासकों द्वारा पूछा गया है तो 2 ही हैं दोस्तों। कौन से? तो गुरु अर्जुन देव, जहांगीर के शासनकाल में इनको फांसी दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था। और गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब के समय में मृत्यु दंड दिया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? ए। तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव कार्यकाल इनका कब से कब है? तो 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु थे, याद रखेंगे दोस्तों। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर कब से कब तक इनका कार्यकाल है? 1664 से 1675। सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों, याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह के ये पिता थे गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से क्या हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड इसी कारण से दिया गया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो कौन थे दोस्तों? तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, हेमकुंड में जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। हेमकुंड कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में। तो हेमकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है दोस्तों, और यह सिखों का पवित्र धर्म स्थल है, याद रखेंगे। नामक एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे किनका हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। और ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम भी गुरु थे दोस्तों। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, याद रखना है दोस्तों, वर्तमान नांदेड़ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो कौन थे दोस्तों? 1708 ईस्वी में किनकी मृत्यु हुई थी नांदेड़ में? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ यानी हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख राज के संस्थापक थे। और क्या है दोस्तों? उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे दोस्तों? महानता किसमें नहीं थी? तो याद रखेंगे कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का क्या किया था दोस्तों? गठन किया था। वह सिख राज के संस्थापक नहीं थे दोस्तों। सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो याद कीजिए, गुरु नानक देव थे सिख राज के संस्थापक। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे दोस्तों, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सी उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंगा, कृपान यानी 5 ककार जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे ककार कौन कौन सा? तो केस, कंगा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए थे दोस्तों। नेक्स्ट है,
किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया था? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, 300 वर्ष पहले खालसा पंथ आरंभ हुआ था। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। अतः खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सेमी क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। कब किया गया था इनके द्वारा? तो 1699 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? और सिखों में कुल 10 सिंह गुरु हुए हैं दोस्तों, और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। कब हुई थी मृत्यु? तो 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? तो वे थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, बंदा बहादुर का मूल नाम कौन था दोस्तों? क्या था? तो लक्ष्मण दास था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो लक्ष्मण दास था अथवा लक्षण देव था। लक्षण देव को यह नाम सिख किसने दिया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और याद रखना है दोस्तों, इसकी हत्या भी करा दिया गया था। किनके द्वारा करा दिया गया था दोस्तों? तो फारूक सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करा दिया था दोस्तों। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।